हेलो एवरीवन, वतन की बात हम वतनों के साथ हमारा पहला एपिसोड है बीडीसी के लिए। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ आज इस पहले एपिसोड में अपूर्वा आनंद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा टॉपिक आज का है लव जहाद आफ्टर ट्रिपल तलाक। तो अपूर्वा आनंद जी हमारे साथ हैं आज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, हिंदी के प्रोफेसर हैं और बहुत बेबाक लिखते हैं, ऑलमोस्ट इन एवरी बिग न्यूज़पेपर, वायर टू एवरीबडी, जिसमें भी आप नाम लें, एंड यू कैन सी और यू कैन फाइंड हिज नेम इन एवरी बिग न्यूज़पेपर इन इंडिया। आज हमारी टॉपिक, जैसे हमने अभी बताया, कि लव जहाद आफ्टर ट्रिपल तलाक। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें, वतन की बात अपने हम वतनों के साथ। बहुत शुक्रिया रज़िया, आपको देख के बहुत खुशी हुई। और काफ़ी हमारी पहले ये दूसरी मुलाकात हुई बात है। थी अब। हाँ जी, हाँ, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल। सो अपूर्वा जी, एक टाइम था कुछ महीने पहले जाएं या लास्ट ईयर की बात करें, अगर हम तो इस साल तो कुछ भी नहीं हो पाया है, लेकिन अगर पॉलिटिक्स के हवाले से लास्ट ईयर की बात हम करते हैं तो ट्रिपल तलाक का एक हुआ था, जो न सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि दूसरी लोग भी उससे काफी ऊब गए थे सुन सुन कर के, यार क्या है आखिर ये चीज। और फिर पता चला कि ओनली 32 केसेस जो थे वो रजिस्टर्ड हुए थे ट्रिपल ट्रिपल तलाक के। और उस पर इतनी पॉलिटिक्स हो सकती थी जितनी, उतनी हुई। और बाकी फिर उसके बाद कानून बन गया। और आज हम देखते हैं कि जो ट्रिपल, मेरी अपने घर में, मेरी अपनी फैमिली में, मेरी अपनी छोटी बहन नंबर 6 ट्रिपल तलाक को लेके 1.5 साल से घर बैठी है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो वो जो एक हुआ था वो अब खत्म हो गया, पॉलिटिक्स हो गई उस पर, वो टॉपिक चेंज हो गया। आजकल उसी के हवाले से अगर हम, मतलब उसी के साथ अगर हम देखें तो ट्रिपल तलाक के साथ साथ लव जहाद का भी हम मुसलसल सुन रहे हैं। मुसलसल लव जहाद, लव जहाद, लव जहाद। इसकी हकीकत क्या है? व्हाट इज लव जहाद इन इंडिया और इन पॉलिटिक्स? ने ठीक ही रिश्ता जोड़ा ट्रिपल तलाक और लव जिहाद का। इस समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सारे मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं और इन पर इतनी चर्चा क्यों होती है। और जैसे ट्रिपल तलाक को लेकर मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुसलमान क्यों परेशान होते हैं। जैसा आपने कहा कि केसेस की तादाद बहुत कम है। अगर आप परसेंटेज देखें तो वो बहुत ही कम है। इसका मतलब ट्रिपल तलाक एक इतना बड़ा मसला नहीं है मुसलमानों में। जितना बड़ा मसला मैं कहूँगा मुसलमानों में हिंदुओं की तरह दहेज भी है। जी। और मुसलमानों में जाति भी है हिंदुओं की तरह। जैसे मुसलमान में सैयद और शेख शादी कर लें जाकर जुलाहे में या कहीं और, ये मुमकिन नहीं है आम तौर पर। हालांकि इस्लाम इसकी ममानियत करता है किसी भी तरह की भेदभाव की। तो जो कमियां हैं वो कमियां हिंदुस्तान में अगर देखें तो जो हिंदुओं में हैं वही मुसलमानों में हैं। दहेज उतना ही ज़्यादा है, भेदभाव उतना ही ज़्यादा है जाति को लेकर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती थी जिनको लेकर अगर सामाजिक सुधार का कार्यक्रम हो, सरकारी तौर पर कोई पहल हो तो समझ में आता। लेकिन जिस जिस चीज़ से समाज में बहुत परेशानी नहीं है उसको सरकार ने क्यों एक मुद्दा बनाया, ट्रिपल तलाक को। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रिपल तलाक एक सामाजिक रिवाज के तौर पर कुछ लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। इस पर बहुत बहस है। कुरान में इसका कोई सैंक्शन नहीं है, इस्लाम में उसका कोई सैंक्शन नहीं है। अगर कानूनी तौर पर देखें तो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त पहले इसको लेके एक जजमेंट दे दिया है, इसलिए ट्रिपल तलाक कानूनी रह नहीं गया है। इसके लिए अलग से किसी कानून की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर पहले ही अपनी राय दे चुका है। तो कोई भी उस सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को लेकर अगर ट्रिपल तलाक डिक्लेयर किया जाता है और उस औरत को उसके चलते कुछ भुगतना पड़ता है तो अदालत जा सकती है और ट्रिपल तलाक नल एंड वॉइड हो जाएगा। फिर कानून की क्या ज़रूरत थी।
और कानून में भी एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें उस मर्द को जो जिसको दोषी पाया जाता है उसे 3 साल की सजा होगी, यानी उसको जेल में रखा जाएगा। इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी बहुत साफ है कि यह सरकार यह बतलाना चाहती है कि वह मुसलमानों को, एक तो मुसलमान बैकवर्ड होते हैं, उनमें बहुत सारी पिछड़ी चीज़ें हैं, यह एक कॉमन सेंस है हिंदुस्तान में बना हुआ, इस कॉमन सेंस को और मजबूत करने की कोशिश की जाती है। तो ये दिखलाया जाता है कि देखो देखो अब ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ है जो बाकियों में नहीं है, तो बाकी प्रोग्रेसिव हैं और जो मुसलमान हैं वो पिछड़े हुए हैं, उनमें ये चीज़ है और हम मुसलमानों को सुधारेंगे। तो हमारा ये काम है डिसिप्लिन करना, सुधारना। एक तो ये, तो इससे एक सुख मिलता है, एक खुशी हासिल होती है, हम सुधार रहे हैं उनको जो पिछड़े हुए हैं। दूसरे, इसमें एक और छिपी हुई चीज़ है जिसको ज़ाहिरा तौर पे नहीं बतलाया जाता है। कानूनी तौर पे लाया गया कि मुसलमान मर्दों को हम सज़ा देंगे, 3 साल जेल देंगे। इसमें एक दूसरी खुशी हासिल होती है कि देखो हम मुसलमान मर्दों को और डिसिप्लिन कर रहे हैं। वो इतने पिछड़े हैं, इतने जाहिल हैं, उनके उनके रीत रिवाज इतने गए गुजरे हैं, उसके चलते बेचारी मुसलमान औरतों पर इतना जुल्म होता है, तो हम मुसलमान औरतों को मुसलमान मर्दों के जुल्म से आज़ाद कर रहे हैं। यह एक संदेश देने की कोशिश की जाती है और इससे एक दिमाग या एक साइकोलॉजी, एक मास साइकोलॉजी बनाने की कोशिश की जाती है और इसे मैं कहता हूँ कि इसमें भ्रम ये पैदा किया जाता है कि हम बेचारी सताई गई मुसलमान औरतों का उद्धार कर रहे हैं। मसला वो नहीं है, मसला है एक खुशी देने का दिल में, जो एक शैतानी किस्म की खुशी है कि हम सबक सिखा रहे हैं मुसलमान मर्दों को, है ना। देखिए, हम इसलिए जब कहा गया तो उसमें प्रधानमंत्री को मुसलमान औरतों का भाई बताया गया कि वो भाई हैं जो उद्धार कर रहे हैं, है ना। अब ये अलग मसला है कि भाई, अगर आप बिल्किस बानो का पूरा केस देख लें गुजरात का, और ऐसे बहुत सारी औरतों का केस देख लें जिनके साथ मास रेप के केसेस हुए और वे मुकदमा लड़ी और उस सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की, तो समझा जा सकता है कि मुसलमान औरतों का मददगार कौन है। वो चाहे गुजरात का मसला हो या मुजफ्फरनगर का मसला हो या दूसरी जगहों का मसला हो। आप ज़किया जाफरी को जानती हैं जो 2002 के बाद से अपने कत्ल कर दिए गए शौहर के लिए इंसाफ मांगती हुई अब तक घूम रही हैं, एहसान जाफरी के लिए, और ऐसे न जाने कितने। तो ये एक, मैं इसे कहता हूँ एक मुसलमान मर्द की ऐसी इमेज जिसको दुरुस्त किया जाना है, और अपनी ऐसी इमेज कि मैं पैट्रन हूं, तो मैं कोई वायलेंस नहीं कर रहा हूं, मैं पैट्रन हूं, मैं बचा रहा हूं। तो यह एक खुशफहमी या गलतफहमी अपने अंदर पैदा करना, तो ये ट्रिपल तलाक के पीछे की पूरी साइकोलॉजी है। इस साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे कुछ ऐसी मुसलमान औरतों के जो हमारे दोस्त हैं, ऐसे संगठन थे जो इसे लेकर बहुत सीरियस थे और जो प्रधानमंत्री के पास गए और हमने उनसे कहा कि ये पूरा पॉलिटिकल मसला है और यह पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स है और इसको समझने की ज़रूरत है। बहरहाल, तो वह एक कानून बन गया, कहा गया कि बहुत प्रोग्रेसिव कानून है। उसके लगे लगे अयोध्या में आप जानती हैं 450 साल से ज़्यादा पुरानी एक मस्जिद गिरा दी गई थी 1992 में। उसके बाद से मुकदमा चल रहा था और ये मुकदमा और भी पुराना था कि दरअसल वो जगह जहाँ मस्जिद है वो जगह है किसकी, उसकी मिल्कियत के दावे को लेकर था मामला, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको पंचायती एक फैसला करके बांट दिया था। जो निर्मोही अखाड़ा नाम का दावेदार था उसको, और जो श्री और राम लला, जो यानी राम जी, बचपन वाले राम जी, शिशु राम के एक गार्जियन बन के आए कि हम उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, हम उनके गार्जियन। तो अब आप ऐसे ही सोच सकती हैं कि अब भगवान राम को भी गार्जियन की जरूरत कैसे पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, जो पूरी दुनिया के गार्जियन माने जाते हैं। कुछ लोग उनके गार्जियन बन के, उनके इंटरेस्ट के गार्जियन बन के पेश
सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं को जमीन दे दी, यह कबूल करके कि दरअसल मस्जिद वहां थी और वह जायज मस्जिद थी, वो कोई मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई थी। ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, मान लिया कि मंदिर नहीं टूटा था, मंदिर पे मस्जिद नहीं बनी है, मस्जिद थी, मस्जिद में नमाज अदा हो रही थी, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मान लिया। लेकिन उसके बाद कह दिया कि देखिए साहब, जमीन हम उनको देते हैं, हम जमीन, और वो निर्मोही खड़ा को भी नहीं देते हैं जो बेचारे पहले से लगे हुए थे, वो राम लला के गार्जियन को दे देते हैं जो विश्व हिंदू परिषद के जुड़े हुए हैं। ये भी हो गया। फिर कश्मीर का मामला आया। अब कश्मीर एक ऐसा, जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है, और वहाँ उस राज्य के बारे में कहा जाता है कि मुसलमानों की मर्जी का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो उस राज्य को तोड़ दिया गया, टुकड़े टुकड़े किया गया, और उसके बाद उसका दर्जा घटा दिया गया, यूनियन टेरिटरी में उसे तब्दील कर दिया गया। तो ये सारी चीजें साथ साथ हुई। लेकिन इन सब का एक साइकोलॉजिकल वायलेंस इनका था, जिससे ये साइकोलॉजिकल वायलेंस माइनॉरिटीज के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ था। मुसलमानों को लगातार इसका एहसास दिलाया जाना कि आपकी जगह हो भी तो भी हम ले सकते हैं उसको बिना पलक झपकाए, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ऐसा कर सकती है। आप इस पर एतराज नहीं कर सकते। ये कह के किया जाएगा कि हिंदुस्तान में अगर अमन कायम रखना है तो ऐसे ही रहना है। तो ये, इसको मैं साइकोलॉजिकल वायलेंस कहता हूँ, सिंबॉलिक वायलेंस कहता हूँ। और उसके साथ साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, ये भी एक सिंबॉलिक वायलेंस था। यह बात सच है कि इससे हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे थे उनकी शहरियत पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन यह बतलाया गया कि हिंदुस्तान में शहरियत को अब ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, एक डेफिनेशन ऐसी दी जा सकती है जिसमें मुसलमान धर्म के लिए जगह नहीं है, इस्लाम मानने वालों के लिए जगह नहीं है। एक ऐसा रास्ता हम बना रहे हैं जिस रास्ते पर इस्लाम मानने वाले नहीं चल सकते। तो ये भी, इसको मैं साइकोलॉजिकल वायलेंस कहता हूँ, सिंबॉलिक वायलेंस कहता हूँ। और ये सब मुसलमानों को कमतर साबित करने के लिए और उनमें उन पर दबाव बनाने के लिए किया गया। लव जिहाद इससे बहुत पुरानी चीज है और इसके पैरेलल चल रही है। इधर हम उसकी बात ज्यादा सुन रहे हैं, अभी आप 2 दिनों से उत्तर प्रदेश में सुन रही होंगी। उत्तर प्रदेश के सिलसिले से वहाँ के मुख्यमंत्री ने धमकी दी है कि वह कानून लाने वाले हैं और जो लव जिहाद करेंगे उनका राम नाम सत्य हो जाएगा। अब यह जो भाषा है, यह भाषा एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा देती है कि नहीं, इस पर हम लोगों को सोचना चाहिए। राम नाम सत्य, मैं एक हिंदू परिवार में हूँ, हम जानते हैं राम नाम सत्य, मृत्यु के बाद जो शव यात्रा निकाली जाती है उसमें लोग यह उच्चार करते हुए आगे जाते हैं। तो इसका मतलब, और लव जिहाद है क्या, अब तक किसी ने बताया नहीं। मेरा यही क्वेश्चन था, क्योंकि हाँ, लव जिहाद है क्या? जिहाद तो हम समझते हैं, जिहाद हिंदुस्तान के लोगों के लिए उर्दू शब्द होगा, इस्लाम की रवायत से जुड़ा हुआ शब्द है। इसकी तरह तरह से व्याख्या होती है। कुछ लोग इसकी व्याख्या धर्म युद्ध के तौर पर करते हैं, कुछ लोग इसे अंदरूनी जद्दोजहद के तौर पर करते हैं, यानी खुद से लड़ना, अंदरूनी एक जद्दोजहद है। तो इसकी तमाम तरह की डेफिनेशंस हैं जो कि थियोलॉजिकल डेफिनेशन होगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं उसमें कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, मैं कोई इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूँ। लेकिन जिहाद शब्द पिछले 10 साल से जिस तरह प्रचलित हो गया है, उसका मतलब यह है कि यह मुसलमान बाकी लोगों के खिलाफ मुसलमानों ने जंग छेड़ दी। तो हर जगह कहा जाता है अल-कायदा क्या कर रहा है, जिहाद कर रहा है, आईसिस क्या कर रहा है, जिहाद कर रहा है। वो खुद भी कहते हैं हम जिहाद कर रहे हैं। वो एक गलतफहमी फैलाना चाहते हैं कि हम दरअसल मुसलमान इस्लाम का राज कायम करना चाह रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि वो अपना राज कायम करना चाह रहे हैं। यानी अल-कायदा अपना राज कायम करेगा, आईसिस अपना राज कायम करेगा, इस्लाम से कोई मतलब नहीं है उसमें, अपने अपने राज। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप ये मत कहिए कि भारत में हिंदू राष्ट्र होगा, नहीं, उसी तरह हिंदू राष्ट्र होगा जैसे आईसिस वाले कहते हैं या बाकी लोग कहते हैं कि हम इस्लामी एक हुकूमत कायम करेंगे। इस्लामी हुकूमत नहीं होगी, वो आईसिस की हुकूमत होगी, अल कायदा की होगी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की होगी
अगर बोको हराम वहाँ है तो बोको हराम की हुकूमत होगी। उसी तो उसको कहा जाता है ये जिहाद कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि देखिए ये जिहाद पर उतारू हो गए हैं, इनका सामना करना बहुत ज़रूरी है। तो 2 चीज़ों को जोड़ दिया गया है। जिहाद, इसका मतलब मुसलमान आप पर काबिज़ हो जाएँगे, मुसलमान चारों तरफ फैल जाएँगे, उनसे बचने की ज़रूरत है, और वो तरह-तरह से जिहाद कर रहे हैं। तो एक जिहाद तो हमारी समझ में आता है कि भाई वो सुसाइड बॉम्बर उसमें हैं, टेररिस्ट हैं, ये सारी इमेजेस सामने आती हैं जब आप जिहाद का नाम लेते हैं। लेकिन हिंदुस्तान एक बहुत दिलचस्प जगह है। यहाँ हुआ कि नहीं-नहीं, देखिए मुसलमान इतने चालाक होते हैं कि वो जिहाद सिर्फ वायलेंट तरीकों से नहीं करते हैं, वो कई तरीकों से जिहाद करते हैं। तो क्या तरीके हैं भाई? एक तरीका है कि जब वो पढ़ने लगें, मान लीजिए, तो उसको कहा जाएगा एजुकेशन जिहाद। जी। ठीक है। तो आईएएस का जो एग्जाम हुआ था गवर्नमेंट का, उसको भी जिहाद कह दिया गया। आईएएस को तो उसको कहा गया कि दरअसल जिहाद कर रहे हैं, जी, यूपीएससी जिहाद कर रहे हैं, जी, आईएएस जिहाद कर रहे हैं। जी, लेकिन उनके पहले ये एक दूसरे टेलीविज़न चैनल ने तो जिहाद का एक पूरा चार्ट ही बना दिया था। जी। आपने देखा होगा, उसने बिल्कुल जिहाद का देखा था। चार्ट बनाया था। जी, जी, यानी अगर मुसलमान एक इंडस्ट्री कायम कर रहा है तो कहा जाएगा इंडस्ट्री जिहाद, जी, अगर मुसलमान पढ़ रहा है तो कहा जाएगा एजुकेशन जिहाद, अगर मुसलमान इंजीनियर बन रहा है तो कहा जाएगा इंजीनियरिंग जिहाद। तो अब बेचारा मुसलमान जो करेगा वो जिहाद ही होगा, क्योंकि इससे एक नफ़रत भरी जा रही है ना? कि मुसलमान अगर किसी पेशे में जा रहे हैं तो कहा जाता है वो जिहाद कर रहे हैं, उस पेशे में वो छा जाना चाहते हैं, वो उस पेशे पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। अगर वो फ्लैट बना रहे हैं तो कहा जाएगा वो फ्लैट जिहाद कर रहे हैं, है ना? अगर वो ज़मीन खरीद रहे हैं तो कहा जाएगा ज़मीन जिहाद कर रहे हैं। तो मुसलमानों से सावधान, वो जो भी कर रहा है वो जिहाद है, वो तुमको डिस्प्लेस करने के लिए कर रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब लव जिहाद में लव तो अंग्रेजी का लफ्ज है, जिहाद उर्दू का लफ्ज है हिंदुस्तानियों के लिए। तो दोनों कैसे मिल गए? उसको मोहब्बत जिहाद नहीं कहा, प्रेम जिहाद नहीं कहा, लव जिहाद कहा। शायद बोलने में आसानी होती हो, इस वजह से कह दिया, है ना? ज़बान लटपटाती नहीं है, प्रेम कहने में थोड़ा-सा मुश्किल आएगी और मोहब्बत कहने में भी लंबा पड़ जाएगा, तो इसलिए जल्दी से लव जिहाद कह सकते हैं। लेकिन लव जिहाद का मतलब क्या है? मैं 2007 में गुजरात गया था। 7-8 रोज़ गुज़ारने गया था। 2007 आप जानती हैं, 2002 में गुजरात में अ, ए ए एक बड़ा जनसंहार हुआ था। 2,500 के आसपास मुसलमान मारे गए थे। ठीक-ठीक आंकड़ा नहीं है। कुछ लोग 2,000 बतलाते हैं, कुछ 2,500 बतलाते हैं। कुछ हिंदू भी मारे गए। मुसलमानों के घर बहुत बर्बाद हुए, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। तो हम 5 साल गुज़र जाने के बाद 2007 को गुजरात गए, देखने के लिए कि भाई 5 साल गुज़र गया है, लोग क्या सोचते हैं, किस तरह की याद है। तो अहमदाबाद में हम घूम रहे थे, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें गुजराती में छपा हुआ एक पर्चा दिया। ये फरवरी-मार्च की बात है जब हम गुजरात में थे, 2007। ये पर्चा छपा था दिवाली में, पिछले साल, यानी 2006 की दिवाली में छपा था। इस पर्चे पर बाद में डियोन बुनशा ने फ्रंटलाइन में एक स्टोरी भी की, उसको अगर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। आप अपने दर्शकों को दिखा भी सकती हैं, अगर इमेज शेयर कर सकती हैं, मैं आपको भेज भी दूँगा। तो यह पर्चा गुजराती में था और पर्चे का शीर्षक था कि हर घर में एक ज़िंदा बम है और बम फट सकता है। अब आप ज़रा अंदाज़ कीजिए ज़िंदा बम क्या होगा? पर्चे में लिखा था हर घर में ज़िंदा बम है और हमारी बेटियाँ ज़िंदा बम हैं। और वो उन बेटियों पर लफंगे और शोहदे निगाह लगाए हुए हैं और वे उनको फँसा लेते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं, उनको ख़राब कर देते हैं। हर माँ-बाप का फ़र्ज़ है कि वो उन पे निगाह रखे, उनको बचाए। एक बेटी को बचाने से आपको पुण्य मिलता है 100 गायों को बचाने का। हर बेटी एक ज़िंदा बम होती है और उस बम को फटने से बचाना ज़रूरी है। अब यह किसने जारी किया था यह पर्चा? ये नवचेतन नाम की एक संस्था ने किया था।
यह संस्था कौन चलाता है? यह संस्था बाबू बजरंगी नाम के एक व्यक्ति चलाते हैं। मुझे मालूम नहीं बाबू बजरंगी नाम आपने सुना है कि नहीं, जी, जी, जी। लेकिन इस नाम की बड़ी शोहरत थी उस वक्त, क्योंकि नरोदा पाटिया केस में हुँ, मेन एक्यूज में ये थे, और नरोदा पाटिया केस में 97 मुसलमान मारे गए थे। जी। वो बहुत ही बड़ा एक कत्लेआम का एक बहुत बड़ा क्राइम था, और उसमें बाबू बजरंगी को उम्र कैद की सजा हुई। 14 बार उनको जमानत मिल गई, ये एक अलग मसला है। हिंदुस्तान में आपको जमानत इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन 97 लोगों को मारने का जो कन्विक्ट हो, उसे तो 14 बार जमानत मिल सकती है, और अभी भी शायद वो जमानत पर बाहर हैं, या अभी क्या हाल है मुझे मालूम नहीं। हुँ, तो ये पर्चा बाबू बजरंगी ने जारी किया था। बाबू बजरंगी की दूसरी शोहरत क्या थी? इनका कहना था कि हम भाई अपनी बेटियों का ख्याल करते हैं, तो हमारे समुदाय की जो बेटियां दूसरे से शादी कर लेती हैं, हम उनको पकड़ के ले आते हैं। तो इनका काम था, जो जिस लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की, उसका पता करके कि किससे शादी की है, पीछा करके किसी तरह उसका अपहरण करके उसको लाकर और उसको जबरदस्ती उसके माँ बाप के पास वापस करना, ये इनका काम था। लेकिन गुजरात तो इसको ये पवित्र काम मानते थे, बाकी लोग भी पवित्र मानते थे। यानी लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रही है, लेकिन आप बंबई तक उसका पीछा कर रहे हैं, कहीं और जाके पीछा कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती उठा के ले आ रहे हैं, माँ बाप के पास सुपुर्द कर रहे हैं। यह डेवन बुनशा को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू में कबूल किया। आप वो पढ़ सकती हैं फ्रंट लाइन में, कबूल किया। डेवन बुनशा जब इंटरव्यू कर रही है तो उनके वहां पर एक लड़की बैठी हुई है, और बाबू बजरंगी बतला रहे हैं कि देखिए हम अभी इसको ले आए हैं और 3 दिन अपने साथ रखा है, इसका मतलब जरा दिमाग की ठीक से धुलाई कर देंगे, फिर वापस गए। तो यह काम था। आमतौर पे हिंदुस्तान में ये बहुत बुरा माना जाता है, हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी, हर किसी में, ईसाइयों में भी, राइट। कि लड़की अपनी मर्जी से शादी कर ले। ये बात बहुत बुरी मानी जाती है। लड़के लड़की अपनी मर्जी से शादी करें, यह बात ही बुरी मानी जाती है। माँ बाप की मर्जी से शादी करें, जात में शादी करें, जी। हैसियत देख के शादी करें, यह बीमारी हर माँ बाप की है, हर कम्युनिटी की है, और वह हर रिलीजन में है। इस कोई भी अगर अपनी हद से बाहर जाता दिखाई पड़ता है तो लोग बुरा मान जाते हैं। हिंदू भी बुरा मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, हर कोई मानता है। लोग अपनी, खासकर लड़कियों को लोग अपनी हद में रखना चाहते हैं। यह तो एक है, लेकिन इससे जुड़ी हुई तो 2007 में जब हम घूम रहे थे अहमदाबाद में, तो वहां के एक बहुत बड़े लेखक से हम मिलने गए। बाद में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो उन्होंने मुझ हमसे एक बात कही जिसको सुनकर हमें बाबू बजरंगी की याद आ गई। उन्होंने कहा देखिए ये जो मुसलमान हैं ये इन्होंने बहुत गड़बड़ कर रखी है। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि ये सब करते ये हैं कि मोटरसाइकिल इनके पास होती है, और ये गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़े हो जाते हैं मोटरसाइकिल लेकर, और ये मसल वगैरह बनाए रखते हैं, जिम जाते हैं और मसल बना लेते हैं, बड़े हैंडसम से दिखते हैं, और वो मोटरसाइकिल लेके खड़े हो जाते हैं। तो अब बेचारी लड़कियां वो मोटरसाइकिल पे घूमने के चक्कर में, और ये हैंडसम दिखते हैं, तो इनके फेरे में फंस जाती हैं, और वो मोटरसाइकिल पे घुमाने का लालच देते हैं, फिर घुमाते हैं इनको, और फिर इनसे गलत नाम बता के मोहब्बत कर लेते हैं, फिर इनका मजहब बदल देते हैं, निकाह कर लेते हैं, फिर इनको खराब कर देते हैं और छोड़ देते हैं। अब देखिए कितना लंबा किस्सा है। इसमें बाद में हमें पता चला कि वहाँ बाहर पोस्टर ऐसे लगे रहते थे जिसमें इस तरह का फ्रेम्स बने हुए हैं, जिसमें एक फ्रेम में एक मोटरसाइकिल लिए हुए लड़का है, दूसरे फ्रेम में वो आई कांटेक्ट बना रहा है एक लड़की से, तीसरे फ्रेम में लड़की मोटरसाइकिल पर बैठ के घूम रही है, चौथे फ्रेम में उस पर बुर्का आ गया। तो ये ये कॉलेज बाकायदा यूनिवर्सिटीज के बाहर हो रहा है लिखा हुआ फ्रेम। हाँ, यानी ये पोस्टर की सावधान रहो, लव जिहाद से वाह, सावधान वाह। रहो, है ना। ये हम बहुत मैं अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले गुजरात गया, तो भी गुजरात में ये बात थी। तो ये 2007 से था कि ये जो मुसलमान हैं हैंडसम लड़कों को छोड़ देते हैं, और ये सब जिम जाते हैं और अपने 6 पैक देह बनाकर हिंदू सुना ही लड़कियों को नहीं है भरमाने ये के लिए कहानी चले आते। कभी भी ठीक है। एज अ मुस्लिम। अब आप ये तो जानती हैं कि बॉलीवुड में खानों का जलवा है।
जी। न जाने कितने सालों से खानों ने कब्जा कर रखा है। जी। एक खान रहता है, दूसरा खान आ जाता है, तीसरा खान आ जाता है। जी। तो मतलब जो भी हीरो हैं सब मुसलमान हैं, ये तो बहुत बुरी बात है। अ, और मुझे मालूम हुआ कि एक पाकिस्तान से भी कोई फवाद खान आ गए। जी, जी। मैं बॉलीवुड फ़िल्म नहीं देखता हूँ, लेकिन ये भी बहुत बुरी बात थी वही कि सही कसर पूरी हो गई फवाद के फिर आने हाँ, से। अब हिंदुस्तानी खान तो थे ही और पाकिस्तान से भी कोई खान आ गया। तो अ, तब मुझे याद आया कि मैंने एक ऑर्गेनाइज़र या पांजन्य इसका एक अंक देखा था संभवतः, जिसमें ऋतिक रोशन की एक फ़िल्म आई थी, कहो ना प्यार है, हुँ, आपको याद होगा, हुँ, हिट हुई थी। हुँ। तो उस वक़्त फ्रंट पेज स्टोरी की, फ्रंट पेज स्टोरी क्या की, कि देखिए एक जवाब आ गया खानों का। ये खानों का थैंक यू सो मच आई ये रिमेंबर बतला इस तरह ऋतिक रोशन को पेश किया गया। पेश किया गया था। अब बेचारे ऋतिक रोशन को ऐसा सुनना अच्छा लगता कि नहीं? हुँ, वो खानों के दोस्त ही होंगे, ये सारे जो हैं आमिर हुँ, खान, ये सब एक-दूसरे के दोस्त ही होंगे। बिल्कुल। शाहरुख खान और इनको ये देख के बहुत बुरा लगता होगा कि इनके बारे में इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन यह एक साइकोलॉजी है, लेकिन ये साइकोलॉजी नई नहीं है। हुँ, जैसा मैंने कहा गुजरात में उस वक़्त घूमते हुए हमें एक और वकील ने बतलाया जो सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ यह प्रचार किया जा रहा है कि इस्लामी देशों से पैसा भेजा जाता है गैराज़ों को, ये गैराज़ वाले मोटरसाइकिल खरीदते हैं और मुसलमान लड़कों को देते हैं। तो हिंदू लड़कों को कहा जा रहा है कि तुम भी जिम जाओ, तुम भी अपना मसल वगैरह बनाओ। बहुत बाद में एक टेलीविज़न डिस्कशन में इन्हीं ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ेशंस के में से एक ऑर्गेनाइज़ेशन के स्पोक्सपर्सन थे, तो उन्होंने भी ये शिकायत दोहराई कि देखिए ये इनके लोग जो होते हैं ये हैंडसम लोगों को भेज देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आप इतने एहसास कमतरी के शिकार क्यों हो रहे हैं? मतलब हम हिंदुओं में कम हैंडसम लोग नहीं हैं, मर्द। तो आप ये कहते हैं कि हम हैंडसम ही नहीं हैं और दूसरे की हिंदू लड़कियों को आपने समझ रखा है कि वो भरमाने में आ जाती हैं। मतलब वो मोटरसाइकिल देख के वो तय औरत को करती हैं। कितना आपने गिरा मतलब दिया। आपने औरत को कितना कम दिमाग समझ रखा है, क्या समझ रखा है? खैर, यह एक मानसिकता है। फिर मैंने कहा औरत को कम दिमाग सिर्फ़ हिंदू नहीं समझते हैं, हर जी, कोई समझता है। सब समझते हैं, सच। महा मुझे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज साहब मिले थे जो हिंदू नहीं थे हुँ, और उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की थी, ये बात 20 साल पहले की है, कि देखिए औरतों का दिमाग कम होता है। तो मैंने कहा कैसे मालूम हुआ? तो बोले कि वज़न कम होता है उनका। मैंने कहा आपने तौला है? तो बोले हाँ, साइंटिफिकली प्रूव्ड है ओह कि माय उनका वज़न कम होता है, मर्दों के दिमाग का वज़न ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि मर्दों के दिमाग में ईंटा पत्थर भरा हुआ हो और औरतों के दिमाग में सब काम की चीज़ हो। सिर्फ़ काम की चीज़ है। तो मर्दों का दिमाग जो भारी हो जाता है वो बेकार की चीज़ों की वज़ह से भारी होता होगा। तो बोले आप मज़ाक कर रहे हैं, मैं साइंस की बात बता साइंस की रहा हूँ। बात कर रहे हो, ओह माय तो यह ख़्याल सब में है, औरत को कमतर मानने का, ये कोई हिंदुओं की ख़ास बात नहीं है। हुँ, हुँ, लेकिन यह ख़्याल है कि आप औरत को भरमा सकते हैं मोटरसाइकिल दिखाकर, बाकी चीज़ें दिखाकर और औरत खुद तय नहीं कर पाती है। यह जिहाद है, इसको हुँ, ये जिहाद कह रहे हैं कि यह दरअसल मोहब्बत के नाम पर औरत अब मैंने आपसे बतलाया और मैं 2-3 मिनट और ले रहा हूँ कि अगर आप चारू गुप्ता का रिसर्च पढ़ेंगी और इधर एक किताब आई है माय सन्स इनहेरिटेंस। ये किताब है अपर्णा डॉक्टर अपर्णा वैदिक की। ये अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और ये बहुत सुंदर किताब है, कहानी की शक्ल में इतिहास लिखा गया है। और इस किताब में भी और चारुगुप्ता के रिसर्च में भी और बाकी रिसर्चेज़ में भी ये बात बतलाई गई है कि यह जो ख़्याल है, यह नया नहीं है। 100 साल पुराने पहले वेस्टर्न यूपी में और दूसरी जगह ऐसे पर्चे छापे जाते थे, जिन पर्चों में बतलाया जाता था कि ये मुसलमान जो हैं, ये इक्का लेकर घूमते हैं, इक्के पर पर्दा लगा के घूमते हैं और ये हिंदू औरतों को बिठा लेंगे इक्के में और घुमा के ले जाएँगे। ये नहीं, ये बाकायदा ये ये वाली ये चीज़ मुझे नहीं मालूम थी। ओह माय नहीं, गॉड! नहीं, ये है, इस तरह के पर्चे हैं और इस तरह की चेतावनी दी जाती थी कि ये मुसलमान घूम रहे हैं और हज़ारों औरतों का हिंदू औरतों का अपहरण होने होगा और हिंदू औरतों को लूटा जा रहा है, दे विल बी लूटेड और इस तरह आबादी अपनी बढ़ाएँगे, हिंदू औरतों का इस्तेमाल, उनकी कोख का इस्तेमाल मुसलमान पैदा करने में करेंगे।
तो ये ख्याल 100 साल पुराना है। ओह माय गॉड। अब अगर 100 साल, तो मुसलमानों ने तो हुकूमत की। अगर यह जिहाद, जिसे लव जिहाद आप कहते हैं, इसका ख्याल होता तो मुसलमानों के हाथ में ताकत थी। ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ऐसा कोई करता नहीं है। मुमकिन ही नहीं है। ये यह हिंदुओं को, हिंदुओं की निगाह में मुसलमानों को एक हवा खड़ा बनाने की कोशिश है, मुसलमान मर्दों को, जिनसे सावधान आप कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान मर्दों से सावधान, मुसलमान लड़कों से सावधान, वो ताक में हैं, वो तुम्हारे घर की औरत उड़ा ले जाएंगे, उनसे सावधान रहो। यह बतलाने की कोशिश कोशिश की। 100 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रही है, सावधान किया जा रहा है। यह अब आकर लव जिहाद नाम इसको दे दिया गया है कि मुसलमान लगे हुए हैं इस काम में। यह एक मिशन है, हिंदू लड़की को फंसाओ, हिंदू लड़की को भरमाओ, अपना नाम जाके कुछ गलत बता दो और उसके बाद उससे मोहब्बत करना शुरू करो और फिर उससे निकाह पढ़ा। अब मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में था और मैं आज से 30 साल पहले से बतला रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं हिंदू मुसलमान जिन्होंने आपस में शादी की, और हमारे यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट है। स्पेशल मैरिज एक्ट में आप जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, 30 साल पुरानी बात जो आज तक है, पटना से लेकर दिल्ली तक तजुर्बा नहीं बदला। कि हम जब जाते थे, वह वक्त था जब हम सब नौजवान थे, हमारे दोस्त, हम सब मोहब्बत कर रहे थे, शादियां कर रहे थे, कुछ हिंदू मुसलमान थे। तो जब वो जाते थे तो जो मैजिस्ट्रेट था, मैरिज रजिस्ट्रार था, वो बड़े अजीबो गरीब निगाह से देखता था। वो पहले समझाने की कोशिश करता था, है ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप माँ बाप की मर्जी से कीजिए। लड़की को खासकर, अगर लड़की हिंदू हुई तो और भी जिम्मेवारी उसकी बढ़ जाती थी कि वो बेचारी उस हिंदू लड़की को बचा ले। अब हमें उनको बतलाना पड़ता था कि साहब आप कानून से काम कीजिए, कानून ये है, आप स्पेशल मैरिज एक्ट है, आप इसमें तो उसमें तो रिलीजन बदलना नहीं है, हिंदू हिंदू है, मुसलमान मुसलमान है, इसीलिए तो स्पेशल मैरिज एक्ट है। लेकिन इतनी अड़चने खड़ी की जाती थी, इतनी अड़चने। और मैं अब जाकर कुछ साल पहले दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा जिसका नाम है धनक। ये उर्दू का लफ्ज है, इसका मतलब होता है इंद्रधनुष, आप जानती हैं। इस धनक जो संगठन है, इसका काम है जो लोग अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो जात के बाहर हो, जात के अंदर हो, और उनको मुश्किल आ रही है, उनकी मदद करना। तो इसमें बहुत सारे केसेस आते हैं, हिंदू मुसलमान, लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। अब स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर वो रजिस्ट्रेशन कराने जाएं तो उनके सामने इतनी अड़चनें खड़ी कर दी जाती हैं। और आप समझ सकती हैं कि एक ऐसा समाज जिसमें पूरा समाज नहीं चाहता कि लड़की और लड़का अपनी मर्जी से रिश्ता बनाए, उसमें अगर उन्होंने ये तय किया है तो उनके लिए जल्दी से जल्दी शादी करना पहला मसला होता है। क्योंकि अगर वो शादी कर लेंगे तो कम से कम एक कानूनी चीज उनके हाथ में आएगी, फिर उनको माँ बाप परेशान शायद ना कर पाए, हालांकि उसके बाद वो उनका कत्ल ही कर देते हैं। आपको तो मालूम है कि गुंडे लगाकर कुछ लोगों ने अपने दामाद का कत्ल करवा दिया, कुछ लोगों ने अपनी बेटी का एक कत्ल कर दिया, या गुस्ताखी लगती है उनको, अपने अपनी शान में गुस्ताखी लगती है। तो मजाल कैसे हुई, तो इसलिए वो चाहते हैं शादी कर लें। लेकिन आप स्पेशल मैरिज एक्ट में होने नहीं देंगे। आप नोटिस भेज देंगे घर में, आप नोटिस भेजेंगे तो गुंडे लग जाएंगे आपके पीछे। तो इसका उपाय लोग निकालते हैं कि तुरंत धर्म बदल लो। तो आर्य समाज मंदिर में शादी करो, तो आर्य समाज मंदिर में आपकी शादी हिंदू मुसलमान थोड़ी होगी, हिंदू हिंदू होंगे तभी होगी। या निकाह करा लो, तो मुसलमान हिंदू में निकाह थोड़ी होगा, मुसलमान मुसलमान में निकाह होगा। तो ये आसान तरीका दिखता है। हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि भाई मजहब ना बदलो, धर्म ना बदलो, लेकिन वो कहते हैं कि हम ये होने ही नहीं दे रहे हैं शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में। इतनी मुश्किलें हैं। अब देखिए, अभी हाल में एक पिटिशन की गई है जिसमें कहा गया है कि ये जो आप नोटिस भेजते हैं, अब ये करते क्या है, हमने भी जब शादी की थी स्पेशल मैरिज एक्ट से,
तो ये बाहर नोटिस लगा देते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों का काम है मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के इर्द गिर्द घूमते रहना, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का काम है घूमते रहना और नोटिसेस पढ़ते रहना। अब उसमें नाम दिखलाई पड़ा, एक खान है और एक मिश्रा है, तो फौरन वो सक्रिय हो जाते हैं, कौन है, पकड़ो, उसके परिवार को जाओ, उसको परेशान करो। हमारे दोस्तों की शादी में पुलिस आ चुकी है, ये मैं 30 साल बाद पुरानी बात बता रहा हूँ, और हंगामा हो चुका है क्योंकि बाहर लोग आ चुके हैं और उनको रोकना पड़ा है हमें, क्योंकि इन नोटिसेस, ये नोटिसेस जो लगाई जाती हैं, और अब मैंने ये सुना कि कई जगह घरों में भेज दी जाती हैं। तो ये कितना खतरनाक है हम सब जानते हैं, कितना खतरनाक हो सकता है लड़के लड़की के लिए। तो यह असलियत है हिंदुस्तान की, पूरे हिंदुस्तान की असलियत। लेकिन इसमें यह बतलाया जाता है कि मुसलमान लगे हुए हैं हिंदू लड़कियों को बरगलाने, अपनी तरफ लाने, उनसे, इसको लव जिहाद कहा जाता है। तो यह गुजरात का मैंने बतलाया वाकया। उसके बाद केरल में अचानक होने लगा कि साहब प्लानिंग से लव जिहाद हो रहा है। हाँ, वही और मेरा दूसरा था सवाल कि केरल से इसको क्यों जोड़ा जा रहा है, क्या वजह है? नहीं, केरल में अचानक होने लगा कि लव जिहाद। अब हिंदू मुसलमान शादी कर रहे हैं आपस में, तो केरल की लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने भी कहा अच्छा, ये प्लानिंग से हो रहा, ये प्लानिंग से हो रहा। ओह माय गॉड। उस पर बाकायदा जांच बैठी। बैंक, फिर कर्नाटक में ये मामला पहुंच गया, लव जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है। जांच बैठी, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो इस पर जांच हुई और कहा गया ये बेबुनियाद है, ठीक। फिर अच्छा। भी बात जारी रही, उसके बाद यूपी पहुंच गई। तो ये इसका ये जो पूरा सफर है ये ऐसे है, गुजरात, केरल, कर्नाटक, यूपी, और अब हर केस जिसमें लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी करे उसको कहा जाता है ये लव जिहाद का मामला है। तो अभी और हम होने नहीं देंगे, हम लव ये जिहाद बहुत होने नहीं बड़ी देंगे। बात है कि मतलब इतने एक्टिव हैं इस मामले में ये लोग कि कहीं भी हो, चाहे वो केरला हो या गुजरात हो या यूपी हो, ये विद इन मोमेंट रिएक्ट करते हैं, ग्रुप्स खड़े हो जाते हैं, ग्रुप्स। मैंने तो आपसे कहा कि कुछ का ये काम ही होता है, इसलिए ये पिटिशन किया गया है कि भाई आप ये नोटिस ना लगाएं, क्योंकि ये तो जान का खतरा है बिल्कुल। ना। तो अगर लेकिन अगर हम इंटरफेस शादी देख जी, इंटरफेथ शादियां बहुत सुनी हैं। इंटरफेथ शादियों का मैंने कहा हिंदुस्तान में इसकी इसकी परंपरा बहुत पुरानी है, बहुत पुराना है। लेकिन इसका विरोध भी बहुत पुराना है। मैं हाँ आपको सिर्फ इंदिरा गांधी की शादी की बात बता रहा हूँ। इंदिरा की शादी फिरोज से होनी थी, यह एक बहुत बड़ा मसला बन गया था, जी। बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एक पब्लिक पर्सनैलिटी थे, फिरोज गांधी खुद एक पब्लिक पर्सनैलिटी थे, इंदिरा यंग ही सही लेकिन पब्लिक पर्सनैलिटी थी। ये मसला कोई जवाहरलाल नेहरू का जाति मसला रह ही नहीं गया। इतने खत आने लगे इस शादी के, गांधी को लिखना पड़ा, गांधी को इंटरफेयर करना पड़ा, इंटरवीन करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जहनियत क्या है। मैंने कहा यह जहनियत, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, ये सब में है। लेकिन अगर मुसलमान, जैसे आपने चश्मा पहन रखा है तो मैं कहूँगा चश्मा जिहाद। तो यह बात, इस बात पर आपको हंसी आ रही है, हम सबको हंसी आनी चाहिए, लेकिन बात बहुत तकलीफ की है। बहुत तकलीफ। लेकिन हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, एक ऐसे वक्त में रह रहे हैं जिसमें यह कहा जाता है कि हर इंसान को, हर शख्स को अपनी मर्जी से अपना फैसला करने का हक है। यह हक उसको हिंदुस्तान के दस्तूर ने दिया है, जिसको संविधान कहते हैं। वो हिंदुस्तान का संविधान है, उसने यह अधिकार दिया है। मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी से रिश्ते बना सकता हूँ। मेरे समुदाय का मुझ पर अधिकार नहीं है, मेरे माँ बाप का मुझ पर अधिकार नहीं है, मैं अपने माँ बाप की मिल्कियत नहीं हूँ, जायदाद नहीं हूँ। मैं बालिग हो जाऊं उसके बाद मुझे अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक है। लेकिन इसके पीछे दो चीजें हैं। एक कि आप आजाद हैं ही नहीं, आप एक तरह से गुलाम हैं, एक तो अपने माँ बाप के, अपनी फैमिली के, समाज के। दूसरे अपनी कम्युनिटी के। आप उससे बाहर नहीं जा सकते।
आप, और उसको कहा जाता है ये हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत पर कोई डाका कैसे डाल सकता है। तो अभी हाल में देखिए दिल्ली के करीब हरियाणा में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, जी जी जिसमें एक, और ये फिर इसको मैं मर्द दिमाग कहता हूँ। जी। मर्द दिमाग जो ये सोचता है कि अगर मैंने लड़की से एक बार कहा है कि मैं तुमसे इश्क करता हूँ तो मना कैसे कर सकती है, मना कैसे कर सकती है, करेक्ट। मना कैसे कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान की फिल्में भी सिखाती हैं कि हम्म। अगर लड़की मना कर रही है तो उसका मतलब हाँ होता है, तुम ना कर रही हो तुम्हारा मतलब हाँ है। तो यह हमारी फिल्मों ने भी सिखाया है, बाकी ने भी सिखाया है कि लड़की लड़की को छेड़ते रहो, उसके पीछे पड़े रहो तो वह हाँ कर देगी, हम्म। है ना। तो ये जहनियत है, इसी जहनियत का शिकार ये लड़का था, जिसने उस लड़की की ना को अपनी बेइज्जती समझा जी और उसको गोली मार दी, और लड़की मारी गई। ये एक क्राइम है, बिल्कुल। और ये ओपन क्राइम। इत्तेफाक ये है कि लड़का मुसलमान है, हम्म। लड़की हिंदू है, ठीक है। अब यह कहा जा रहा है कि साहब देखिए यह लव जिहाद का मामला है। लड़की तो मर गई, बतलाया गया कि इस लड़के ने, लड़की के घर वाले कह रहे हैं कि लड़के ने 2 साल पहले भी उसका अपहरण कर किया था। हमने मामला दर्ज कराया था, वापस ले लिया क्योंकि लड़के वाले काफी रसूख वाले लोग, तो दबाव डाला और हमने वापस ले लिया। लेकिन ये लड़की को कह रहा था तो मजहब बदल लो, और हमारी जो लड़की है वो इनकार कर रही थी। अब जी हमारे पास कोई जरिया नहीं है जानने का कि क्या सच है क्या गलत है। हम जो जानते हैं वो ये कि इस लड़के ने एक जुर्म किया है, जुर्म किया, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म। और इसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, जो भी कानून है उसके तहत उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इसे लव जिहाद कह के, बहाना बनाकर, और फिर एक कानून की बात की जा रही है हम्म। कि हम कानून ले आएंगे। क्या कानून ले आएंगे आप? लव जिहाद डिफाइन कैसे करेंगे इसको? करेक्ट करेक्ट। लेकिन जैसा मैंने कहा, हिंदुस्तान की बदनसीबी कि वो अब ऐसे दौर में पहुंच गया है जब हम रैशनैलिटी खो बैठे हैं। लव जिहाद जैसे एब्सर्ड टर्म को अब नॉर्मल टर्म मान लिया गया है, हम्म। लोग नॉर्मली इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। तो बहुत सारी एब्सर्डिटीज को अब हमने मान लिया है कि एक्सेप्ट करते ये जा है, रहे हैं। उसको इवेंचुअली कुछ कुछ हम लोग। हम नाउन की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। हम्म। लव जिहाद जैसे वाकई कोई एक चीज होती हो, जैसे सुबह होती है शाम होती है, उस तरह की एक चीज लव लेकिन जिहाद होती वो है। इतने अच्छे और से परोस कर सजा कर परोसा जा रहा है कि वो आपको सच लगने लगता है, और बहुत सारे लोगों को लगने लगा है कि जी हाँ, ये चीज। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कि यह बात तो बहुत पुरानी है ना। मैं 1 मिनट आपका लूंगा। मैंने अपर्णा वैदिक की किताब का जिक्र किया है, इवन गौसा पहले का पर्चा इसका है, हमारा शीर्षक जो है वह हमारा भीषण ह्रास, यानी हमारी ये जो भयानक गिरावट हुई है, ये हिंदुओं को कहा जा रहा है। ओके। लिखा जा रहा है कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन से हमारी जिन विडोज को सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं है, उनको खासकर मुसलमानों से खतरा है। ये ये पैम्फलेट है जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। ओह माय गॉड। ये सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन से जो जिन हमारी विडोज को नहीं है, उनको खासकर मुसलमानों से खतरा है, क्योंकि उनसे मुसलमान बच्चे पैदा कराए जा सकते हैं। वे अपनी तादाद बढ़ाते जाते हैं और हिंदुओं के लिए विपदा लाते जाते हैं। तुम ही कहो, क्या तुम चाहोगे हमारी आर्य विधवाएं मुसलमानों के साथ निकाह पढ़ें? तो ये 100 साल पुराना है। और मैं जो इक्के वाली बात बता रहा था, हम्म। तो ये जो कविता नुमा चीज उसमें लिखी गई है, हम्म। वो है, जो पर्चा है, चंद मुसलमानों की हरकतें, हम्म। और उसमें ये लाइनें हैं। ए आर्यो क्यों सो रहे हो पैर पसारे, मुस्लिम ये नहीं होंगे हमारे तुम्हारे, मुस्लिम बनाने के लिए स्कीम बनाई, इक्कों को गली गांवों में लेकर घुमाते हैं, पर्दे में डाल मुस्लिम औरतों को बिठाते हैं। तो मैं आपको यही बता रहा था कि यह दिमागी बीमारी पुरानी है। हम्म। इसका यह एक तरह की सेक्सुअल जेलेसी है,
जो सेक्सुअल जेलसी पैदा की जाती है, जिसमें बतलाया जाता है कि मुस्लिम मर्द जो हैं वो ज़्यादा पोटेंट होते हैं, वो गोश्त खाते हैं, वो मसल बनाते हैं, और तुम्हारी औरतें उनकी तरफ खींच के चली जाएंगी, तो अपनी औरतों को बचाओ और इनसे सावधान रहो। तो लव जिहाद इन इन सारे कॉम्प्लेक्सेस, ये जो कॉम्प्लेक्स हैं, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, इन कॉम्प्लेक्सेस से लव जिहाद का एक बहुत गहरा रिश्ता है, और अब ये मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया। सारे लोग जानते हैं जिन्होंने तारीख पढ़ी है कि ज्यूज के बारे में भी यही कहा गया कि ज्यूज जो हैं वो करप्ट कर देंगे आर्यन रेस को, उनके ब्लड को खराब कर देंगे, उनको इम्प्योर बना देंगे। तो ये इम्प्योरिटी का खतरा सबको दिखलाया जाता है। इम्प्योर हो जाइएगा आप अगर अपने से बाहर जाइएगा। तो ये इम्प्योरिटी, आपकी कोख का इस्तेमाल एक आपकी दुश्मन कौम को पैदा करने के लिए किया जाएगा। तो इसमें ऐतराज ये नहीं है कि हिंदू मुसलमानों में रिश्ता हो। कहा यह जा रहा है हमारी लड़की उधर ना जाए, उधर की लड़की इधर आ जाए, इधर आ जाए। राइट राइट राइट। हाँ, तो ये फिर लड़की को कमतर मानने का और लड़की को उस कम्युनिटी का सिनोनिम मानने का कि हम लड़की ले आए, इसका मतलब उस कम्युनिटी पर हमने फतह कर ली। तो अगर हमारी लड़की चली गई मतलब हमारी हार हो गई, उनकी लड़की अगर हम ले आए तो हमने जीत हासिल कर ली। तो ये एक पूरी जहनियत है, ये एक बीमार जहनियत है जैसा मैं कहता हूँ, और ये हतक करती है हिंदू और मुसलमान और हर तरह के लोगों का। हम ऐसे परिवार जानते हैं। मैं एक बहुत बड़े, बहुत जिनका नाम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बड़ी इज्जत से लिया जाता है, काजी नजरुल इस्लाम, मुझे पता नहीं आपको नाम मालूम है कि नहीं, बांग्लादेश के बहुत बड़े शायर माने जाते हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए। काजी नजरुल इस्लाम की बीवी हिंदू थी, हिंदू ही रही। काजी नजरुल इस्लाम के बेटे का नाम क्या था? काजी सब्यसाची नजरुल इस्लाम। तो और काजी नजरुल इस्लाम का श्यामा संगीत बंगाली सुनते हैं, काली भक्ति या काली लिखूंगी, श्यामा संगीत के बिना कलकत्ता रेडियो बजता नहीं, दुर्गा पूजा श्यामा संगीत के बिना हो नहीं सकती। तो मैं ऐसे न जाने कितने जोड़ों को जानता हूं जो हिंदू मुसलमान हैं। मैं ऐसे बहुत सारे घरों को जानता हूं जिसमें हिंदू मुसलमान ही नहीं है, जिसमें पारसी हैं, जिसमें अफ्रीकी हैं, जिसमें दूसरे मुल्कों के लोग हैं। तो कौन सा घर बेहतर है? जिसमें तरह तरह के लोग हों बेहतर है, या जिसमें एक ही जगह के लोग हों वो घर बेहतर है? मैं ये नहीं कह रहा कि कोई किसी से बेहतर है या कमतर है, लेकिन जाहिर है कि एक ऐसा घर जिसमें अंग्रेजी भी बोली जाती है, पश्तो भी बोली जाती है, पोश भी बोली जाती है, जिसके बच्चे एक साथ 5 जुबानें बोल ले सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ 5 तरह की जुबानें बोलने वाले लोग हैं, 5 मुल्कों के लोग हैं, 5 मजहब के लोग हैं, तो वो घर ज्यादा अमीर घर है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो गरीब लोग हैं जो एक ही तरह के रह जाते हैं ये सोच के कि हम प्योर हैं। तो ये पूरा किस्सा है रजिया जी। हम लोगों को इस पर चर्चा करनी पड़ रही है, यही हमारी गिरी हुई हालत का एक सबूत है कि हम अगर नॉर्मली इतना ज्यादा गिर चुके हैं कि इंटरफेथ में जब शादी होती है, या नहीं छोड़ा इंटरफेथ को, अभी अपने ही मजहब में शादी होती है, मुसलमान मुसलमान से कर रहा है, हिंदू हिंदू से कर रहा है, पारसी पारसी से कर रहा है, सिख सिख से कर रहा है, उस शादी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, या अगर रिलीजन, किसी भी रिलीजन के हिसाब से शादी को अगर हम डिफाइन करें, तो 2 बालिग लोगों का एग्रीमेंट है शादी। किसी भी मजहब में रस्में रिवाज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है वो 2 लोगों का, जो बालिग हैं, जो एडल्ट हैं, जो अपने बारे में फैसला कर सकते हैं, उनकी पसंद और उनका मिल जाना शादी है। ठीक है? तो अगर ये काम इंटरफेथ में हो रहा है या कहीं भी हो रहा है, उसमें कोई और इन्वॉल्व क्यों हो? ये तो एक
किताबी एक सबसे सेंसिबल लुगत का बात है, जमाना हुआ ये। रैशनल बात है जो आप कर रही हैं, जी, लेकिन हम जी। रैशनल दुनिया में रह नहीं रहे हैं और इसको जी। रैशनल ना रहने देने की तमाम साजिशें हो रही हैं। और मैंने अपनी तरफ से मैं जैसे समझता हूँ, उसको सामने रखने की कोशिश की नहीं, है। आपने बहुत अच्छा, अ, बहुत तफ़सील अगर से कोई बताया। तो अगर आप लगातार ऐसा प्रचार करेंगे, तो लोगों का दिमाग फिर सकता है। हो सकता है। तो यह एक बहुत बड़े प्रचार का हिस्सा है और जैसा मैंने कहा, ये कोई हिंदुओं का राज कायम करने की बात नहीं है, ये एक खास ऑर्गेनाइजेशन अपना अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है। वो हुकूमत हिंदुओं पर भी होगी, हुँ, 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 ऑफ़ कोर्स। चारा मुसलमान हैं, हुँ, ऑफ़ ठीक है? कोर्स, ऑफ़ कोर्स। लेकिन हिंदुओं को इसकी तसल्ली दी जाएगी कि देखो, तुम मुसलमानों के साथ जो करना चाहो कर सकते हो, कर सकते हैं, बेइज़्ज़त करना चाहो बेइज़्ज़त करो, जो करना। लेकिन उसके बाद हिंदू भी तो गुलाम हो जाएँगे ऑफ़ कोर्स। उस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल, क्योंकि वो है। हुकूमत उस ऑर्गेनाइजेशन की मेंटली होगी। तो मेंटली तो तो वो है हिंदू उनके लिए। राष्ट्र नाम हाँ, तो हिंदू राष्ट्र नाम अपने आप में धोखा है हुँ, और ये लव जिहाद वगैरह उस धोखे को बनाए रखने की एक तरकीब है, जिसमें हिंदू नौजवानों को इस बात की तसल्ली दी जाती है कि वो अपनी लड़कियों की हिफाज़त कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। गली-गली में ऐसे डरा के, झुंड बन धमका के जाएँगे, और वो करके रखो इन। ऐसे स्क्वाड बन जाएँगे और हुँ, वो सोचेंगे ये मेरा मेरा पाक काम है ना? हिफाज़त करना, अपनी अपनी कौम की मैं हिफाज़त कर रहा हूँ, उसकी प्योरिटी की रक्षा कर रहा हूँ, वगैरह-वगैरह। पिता के साथ जो कुछ भी हुआ अ अ, वह एक बहुत बड़ा जुर्म है। बहुत बड़ा मैंने जुर्म कहा है। जी, कि हिंदुस्तान के कानून में उस जुर्म के लिए जो सज़ा है, वो ज़रूर सज़ा मिलनी होनी चाहिए चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, आई एग्री। और तेज़ी से होनी चाहिए बिल्कुल, और हिंदुस्तान के नौजवानों को ये समझना चाहिए कि आप लड़कियों का पीछा नहीं कर सकते, बिल्कुल। आप लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप यह बात उन्हें समझनी चाहिए। हर मज़हब के हिंदुस्तानी को, हर तरह के हिंदुस्तानी लड़के को समझनी चाहिए। अ, यह यह हमने सिखाया नहीं है। सैकड़ों बच्चों सालों को से जो तो हमने मर्द नहीं बना है सिखाया, बच्चों को नहीं सिखाया हाँ, था। ये मर्द बना है ये सोच के कि औरत पर उसका कब्ज़ा होता है। कब्ज़ा हो जाता औरत ना नहीं कर है। सकती हुँ, है। हुँ, हुँ। उसकी अच्छा, मजाल कैसे है? ठीक अगर है, वो ऐसा मुझे नहीं है कि पसंद आ इसने गई गोली मार दी, क्योंकि गोली मार दी तो फिर चलो ठीक है कि तूने मेरी बात नहीं मानी, तेरे को गोली मार दी। लेकिन वो एसिड डाल सकता था, बहुत सारे मैं तो केसेज़ कह हैं रहा हूँ एसिड फेंकता था। तेज़ाब की घटनाएँ कैसे होती हैं? तुमने एग्ज़ैक्टली, मुझे मना कैसे किया? किया, एग्ज़ैक्टली। तो तो मैं तुम्हारा चेहरा वैसा नहीं रहने दूँगा। बिल्कुल, तो ये ये हिंदुस्तानी फ़िल्में स्टोन भी इस चीज़ को बहुत खूबसूरत तरीके से कहती हैं कि तुम मुझको नहीं चाहो कोई बात नहीं, लेकिन कोई किसी और को चाहोगे ठीक नहीं हो। ये ठीक नहीं होगा। हाँ, हाँ। तो वो बिल्कुल, गाना सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, एग्ज़ैक्टली। लेकिन वो गाना एसिड ब डालने में बदल सकता है। बदल गया बहुत सारा हाँ, बेशुमार, हमारे बेशुमार जितने बार। हीरो हैं हिंदी फ़िल्मों के, वो हीरोइन की छेड़खानी करते रहते हैं, जी, 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 जी। जिसको स्टॉकिंग कहा जाता है बिल्कुल, बिल्कुल, और जो बिल्कुल, एक क्राइम है। बिल्कुल। लेकिन अ, देवानंद से लेकर, मनोज कुमार से लेकर सबने, अ, सबने सारे के सारे तो हमने ये बना दिया, एक मर्द बनाया है, हाँ, जो स्टॉकर है ना? तो जो कुछ भी निकिता कर सकता है और तौसीफ एट नाम द का ये जो एंड लड़की लड़का को है, उसकी बात माननी ये पड़ेगी। हाँ, तौसीफ स्टॉकर था हुँ, और उसने निकिता का कत्ल किया। बिल्कुल, यह बात अ, अदालत में साबित हो और उसको सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी लेकिन चाहिए सज़ा। और तौसीफ ने तौसीफ को किसी ने मिशन पर भेजा था, ये बात बहुत ही बेतुकी है। बिल्कुल, और नहीं, नहीं, कोई अगर इस मिशन-विशन नहीं था हाँ, बस देखिए इन। ना इसको बहुत सीधे से मैं अंतिम 1 मिनट ले जी, आमतौर पे ये कहा जाता है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? हुँ, क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस मसले पर क्यों नहीं बोल रहे? हुँ, ज़रूर बोलेंगे। जैसे दिल्ली में एक घटना हुई, ये सिर्फ़ यहाँ नहीं हुआ, दिल्ली में एक घटना हुई, एक राहुल नाम का लड़का, मेरे घर के मैं जहाँ रहता हूँ उसके हुँ, करीब ही है, मॉडल टाउन से थोड़ा आगे आदर्श नगर वहाँ। हुँ, ये एक साधारण एक टैक्सी ड्राइवर अ, का बेटा अ, बहुत ही माली हालत, बहुत ही मामूली अ, और ये लड़का होनहार था, ये लड़का थोड़ा सामाजिक दिमाग का था, फ्री कोचिंग चलाता था। एक लड़की से इसकी दोस्ती हुई जो मुसलमान
दोस्ती हुई। अब लड़की, जैसा मैंने कहा कि ये तो इज्जत का मामला हो गया, हमारी लड़की, हमारी बहन की मजाल कैसे कि दूसरे से उसने मोहब्बत कर ली, दोस्ती कर ली, तो लड़की के भाइयों का फर्ज हो जाता है कि वो ठीक कर दें उस लड़के को। तो लड़की के भाइयों ने मिलकर उस लड़के को मारा, राहुल को। लड़की मुसलमान है, जाहिर है मारने वाले मुसलमान है, लड़का हिंदू है। इतना मारा कि रात उसकी मौत हो गई। ठीक, हम गए मिलने, लड़के के घर वालों से मिलने गए, तो माँ बाप दोनों ने कहा कि देखिए, इसमें हम किसी मजहब को नहीं मानते, इसकी मजहब के चलते हुआ है, यह जिसने किया है उसने गलत किया और उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन क्या, अब जब उन लड़कों को गिरफ्तार किया गया तो कोई इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन ने जुलूस तो नहीं निकाल दिया ना उन लड़कों के पक्ष में, जाहिर वकील तो नहीं लगा दिया ना उनके लड़कों के पक्ष में। उसी तरह यहाँ जो तौसीफ ने किया, तो कोई मुस्लिम संगठनों ने तौसीफ के पक्ष में जुलूस तो नहीं निकाला। हम तो कह रहे हैं कि सजा दो, सजा देनी दो। तो फिर यह इस मसले को में जब कानून काम कर रहा है, ठीक है ना, आप क्यों नहीं बोल रहे, हम ये कह रहे हैं कि लड़की और लड़के को अपनी मिल्कियत मानना, जायदाद मानना बंद करिए। बंद करें। भाई भाई इसको अपना फर्ज ना समझें कि बहन की हिफाजत वो करेंगे, ये उनका फर्ज काम नहीं है। वो अपना काम करें, बहन अपना काम कर रही, करने दें। नहीं, लड़के ये अपने, बात बहुत अच्छी आपने बताई कि जब अगर लड़का कर रहा है तो कोई कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आन के उसको सपोर्ट नहीं कर रही। इट मीन्स कि बिल्कुल ये जो हो रहा है सब इंडिविजुअल बेसिस पे हो रहा है। ये जैसे कि पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि एक बहुत सोची समझी साजिश है और बहुत ही प्री प्लान्ड हो रहा है, वो गलत है, वो अफवाह है। हाँ देखिए ना, हाथरस में एक दलित लड़की के साथ जी हिंसा हुई, जी आरोप है बलात्कार, जी लड़की के परिवार वालों का आरोप है, लड़की का बयान। जी अब होना क्या चाहिए था, पंजाब में ऐसी ही एक घटना हुई, जी तो पंजाब में क्या हुआ, पुलिस ने फौरन एक्शन लिया, बस पॉलिटिकल लीडर्स उसके हैदराबाद में घर पुलिस ने पहुंचे, एक्शन लिया। कॉम्पेंसेशन उसे दिया गया, फौरन एक्शन हुआ, अरेस्ट हुई। यह होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, हाथरस में क्या हुआ, सरकार कहने लगी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। जिन लड़कों पर आरोप था उनकी कम्युनिटी के लोगों ने सभाएं करना शुरू कर दी। तो फिर इसका मतलब कि एक जगह, देखिए, यह गड़बड़ी हमेशा होगी बिल्कुल। क्योंकि इस किस्म के लोग होंगे, लेकिन अगर कानून की मशीनरी अपना काम करती रहे जैसा पंजाब में उसने किया, तो किसी प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है, किसी नहीं चीज की पड़ेगी, जरूरत। नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कठुआ में जैसा लड़की के साथ हुआ, उफ, जिस पर बलात्कार का आरोप है, उसके पक्ष में जुलूस निकाला जा रहा है तिरंगा लेकर, जी उसी तरह हाथरस में जिस पर आरोप है उसकी कम्युनिटी के लोग जुलूस निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो फिर वहां इंटरवीन करना पड़ता, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसका मतलब कि ये दो इंडिविजुअल्स के बीच नहीं रह गया, नहीं रह गया, अब नहीं। ये मसला सोशल हो गया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। और ये ज़रूरी था कि हम थोड़ी थोड़ी बात करते रहें, और मैं आपको फिर दूंगी, बॉलीवुड पर हम जरूर, बात कभी भी करेंगे, जी। क्योंकि ये जो लव जिहाद वाला मामला है वो बॉलीवुड में भी बहुत फैला हुआ है। तो इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, इसकी पता सफाई होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, लेकिन अगर सवाल होंगे, कोई सवाल आएंगे, आप उन्हें नोट कर लें, तो हम उस पर आगे भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल आगे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम अपूर्वा जी, थैंक यू।